हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आज तीसरा दिन है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आप लोग को तीसरा सब्जेक्ट भी होता है। तो चलिए आज की वीडियो में यूनिट नंबर 3 से वीडियो नंबर 20वां होने वाला है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों का सेम क्वेश्चन का मैं वीडियो ला रहा था तो वहाँ पर फंडामेंटल से 18 नंबर के 2 वीडियो हुआ था, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के हिसाब से भी चलना था। तो वहाँ पर फंडामेंटल का 2 वीडियो डाला था जो कि 18 नंबर का है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम एक को 19 मानते हैं और यहाँ पे हम 20वां वीडियो लाए हैं, सीधा 2:18 के बाद सीधा 20वां वीडियो लाए हैं, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है ना। यूनिट नंबर 3 का जो हम लोग पढ़ाए थे कि विभिन्न प्रकार के आवश्यकता मरीजों के लिए, तो उस आवश्यकता में हम जो है आराम के बारे में पढ़ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के आराम स्थिति के बारे में बता चुके हैं। अब हम लोग कुछ आराम स्थिति के बारे में डिटेल से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं डायरेक्ट ए पोजीशन के बारे में 5 नंबर में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज मैं 3 पोजीशन के बारे में देखूँगा, आप लोग समझिएगा, ओके। चलिए, पहला है सुपाइन पोजीशन या इसी को पृष्ठशायी स्थिति कहते हैं। इसके उपयोग एवं निषेध को लिखे। देखिए 5 नंबर में जब भी पूछेगा कोई पोजीशन के बारे में तो उस पोजीशन का उपयोग कहाँ होता है और उसमें कहाँ नहीं होता है, इस चीज़ का जो है आपको ख्याल रखना है, लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए देखिए, सुपाइन पोजीशन, इसी को हम लोग पृष्ठशायी मतलब होता है कि पृष्ठ के बल, यानी जिसको हम लोग चित कहते हैं ना, कि चित सोया हुआ है, चित लेटा हुआ है, तो इसी को हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं, पीठ के बल लेटना, ठीक है। देख लीजिए, यह मरीज की सीधी लेटने वाली स्थिति कहलाती है। वही बातें हैं, यह मरीज के सीधा लेटने वाली स्थिति कहलाती है सुपाइन पोजीशन। इसमें मरीज बिल्कुल सीधा लेटा रहता है, इसके सिर के नीचे एक तकिया रहता है। अब इसमें जो मरीज सुपाइन पोजीशन में जो लेटता है ना, बिल्कुल सीधा लेटता है, इसीलिए इसे सीधे लेटने वाली स्थिति कहते हैं। और जब मरीज लेटता है तो उसके सिर के नीचे एक तकिया लगा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, मरीज के शरीर में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं। अब सुपाइन पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति या कोई मरीज लेटता है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये प्रेशर पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रेशर पॉइंट के कारण बिस्तरी घाव होने की संभावना होती है। प्रेशर पॉइंट कौन कौन से होते हैं? कोहनी होता है, एरिया होती है, नितंब, बटक और टखने, ये सब प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे चित लेटने में व्यक्ति को प्रेशर लगता है और उस प्रेशर के कारण, दबाव के कारण वहाँ पे बिस्तरीय घाव हो सकता है। तो यह एक जटिलता है किसका? सुपाइन पोजीशन का, समझ रहे हैं। इनके नीचे रुई के गोले गद्दियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बेड सोर की रोकथाम हो सके। अब मान गए चूँकि सुपाइन पोजीशन है तो प्रेशर पॉइंट बता दिया गया कि कोहनी, एरी, नितंब, टखना, जहाँ जहाँ प्रेशर लगेगा वो प्रेशर पॉइंट होता है। तो उस प्रेशर पॉइंट के नीचे रुई की अगर गद्दी लगा देते हैं, कॉटन के अगर रिंग्स का उपयोग किया जाए तो बेड सोर से बचा जाएगा। जो बेड डायरेक्टली बेड से उस पॉइंट पर लगेगा दबाव, वह जो है क्या करेगा, वह प्रेशर को ऑब्जर्व रुई के गद्दी कर लेगा, जिससे बेड सोर नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ रुई का गद्दी कॉटन रिंग्स लगा देंगे, समझ रहे हैं। चलिए, मरीज के पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं। मरीज का जो पैर होता है बिल्कुल सीधे रहता है, दोनों हाथ शरीर के समांतर सीधे रहते हैं, ओके। और आवश्यकता अनुसार भुजाओं तथा हथेलियों के नीचे तकिया रखा जा सकता है। और आवश्यकता अनुसार और ज़्यादा आराम देना हो तो उसके भुजा और हथेलियों के नीचे पिलो, तकिया रखा जा सकता है, समझ गए। तो ये तो हो गया इसके बारे में, सुपाइन पोजीशन के बारे में। अब चलिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, यही सुपाइन पोजीशन है, व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है पीठ के बल, इसे हम लोग चित भी कहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति सोता है, देख सकते हैं इसके सिर के नीचे एक पिलो लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है, बिल्कुल इसका पैर देख रहे हैं सीधा है। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रेशर लगता है। ये हील है तो हील पर प्रेशर लगेगा, यहाँ पे बटक होता है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा। ये जो टखना वाला एरिया होता है इसमें प्रेशर लगेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद प्रेशर इस केहूनी में लगेगा जो डायरेक्टली बेड पर कनेक्ट होगा। तो इस सब जो है प्रेशर पॉइंट होता है। अगर ये सब से बचना हो तो इस सब के नीचे रुई के गद्दी लगा देंगे तो प्रेशर से बचेंगे बिस्तरी घाव से, ओके। और साथ में मरीज को क्या करते हैं हम लोग, मरीज बिल्कुल सीधे हाथ रख के
लेटता है समांतर, अपने शरीर के समांतर हाथ रख के लेटता है और आवश्यकता अनुसार चाहे तो वह अपने हाथ को जो है इधर उधर कर सकता है। और साथ में आवश्यकता अनुसार जो है हम उसके भुजा और हथेलियों के नीचे तकिया भी रख सकते हैं आराम दिलाने के लिए। तो यही मेरा सुपाइन पोजीशन होता है, सीधी लेटी हुई, इसको हम लोग पोजीशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इस पोजीशन का? तो मरीजों को आराम दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाइटल साइन को अगर चेक करना हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। शरीर परीक्षण मतलब बॉडी के एग्जामिनेशन करने के लिए, अच्छी निद्रा आने हेतु। देखते होइएगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चित लेटा देते हैं और लेटाने के बाद आपके पेट को हो गया, हार्ट को हो गया, ये जो है स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करते हैं। तो ऐसे ही लेटने को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन में ही। तो वही है शारीरिक परीक्षण हेतु, अच्छा नींद के लिए, जैविक चिन्हों को मापने के लिए, मरीज को आराम दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका उपयोग सुपाइन पोजीशन का। ओके, चलिए अब हम सुपाइन पोजीशन का उपयोग कहाँ नहीं करेंगे? तो कोई भी रीढ़ की हड्डी की समस्या हो, अगर आपके रीढ़ की हड्डी का समस्या हो तो ऐसे नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि रीढ़ का हड्डी मतलब बैकबोन में अगर प्रॉब्लम है तो प्रेशर पड़ेगा बैक में ही। अगर चित लेटेंगे तो प्रेशर बैक में ही ना पड़ेगा, तो इससे और समस्या, पेन होगा, दर्द होगा। तो इस ऐसे में नहीं लेटने देंगे, ठीक है। पीठ की शल्य क्रिया, अगर पीठ में सर्जरी हो तो आप ऐसे लेटेंगे तो पीठ में दबाव पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस दोनों कंडीशन में जो है हम व्यक्ति को क्या करेंगे? कंट्रा इंडेक्शन है, मतलब निषेध है, इस पोजीशन में नहीं रखेंगे सुपाइन पोजीशन में। ओके, चलिए तो ये हो गया यहाँ पे आपका, हिंदी में हम बता दिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा अपना, और इसका यूज जरूर याद रखिएगा, और कंट्रा, ठीक है ना, कॉन्ट्रा इंडेक्शन जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा है, सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देखिएगा, पता चलेगा कि किसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फाउलर पोजीशन के बारे में देखते हैं, सबका उपयोग और निषेध लिखना है। ओके, यह मरीज की लगभग बैठी हुई अवस्था होती है, यह मरीज की लगभग बैठी हुई स्थिति होती है। फाउलर पोजीशन के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लोग जानिएगा कि जो फाउलर पोजीशन होता है यह मरीजों के एक लगभग बैठी हुई स्थिति होती है। ओके, समझ रहे हैं? चलिए, इस स्थिति में मरीज को ऊर्ध्वाधर अपराइट बैठी हुई स्थिति में रखने की कोशिश की जाती है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा बैठी हुई स्थिति में रखने की कोशिश की जाती है मरीजों को, ठीक है। मरीज का सिर या बिस्तर का सिरा 80 से 90 डिग्री पर रखा जाता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि ऐसा बेड रहता है जिसको, जो खासकर जो कार्डियक टेबल होता है, या फिर बात किया जाए ऐसा अब नया बेड आता है कि आप जिधर से मन हो उधर से उसको उठा सकते हैं, घुमाकर उसको उठा सकते हैं। जैसे मान गए पेशेंट का हेड अगर इधर है तो बेड, अगर मान गए बेड ऐसे है और यहाँ से कनेक्ट रहता है, तो चाहिएगा तो ये वाला पोर्शन को आप आराम से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं यहाँ पे, और यह उठा के 80 से 90 डिग्री पर अगर आप रखिएगा तो पेशेंट एक प्रकार से बैठी हुई अवस्था में आ जाएगा, और पीछे से यह पेशेंट को सपोर्ट देता है, जिससे आराम से पेशेंट इस पर अपना वजन रखकर जो है बैठ सकता है। तो यही जो है हमारा क्या होता है? फाउलर पोजीशन होता है, समझ रहे हैं? इसमें व्यक्ति का हेड हो या बेड का हेड हो, दोनों में से किसी का 80 से 90 डिग्री पर रखा जाता है फाउलर पोजीशंस में। ओके, चलिए, इसमें मरीज का बैक रेस्ट प्रदान किया जाता है। इसमें मरीज को खासकर बैक रेस्ट प्रदान जो है बैक रेस्ट में व्यक्तियों को जो है दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तथा तकिए आवश्यकता अनुसार प्रदान किए जाते हैं। अब पीछे जो है व्यक्ति को क्या होता है, बेड के जैसे इस पर पेशेंट लेटा हुआ है, ये बेड है और इस पर ये पेशेंट लेटा हुआ है ऐसे, तो इसके पीछे तकिया लगा दिया जाता है, ठीक है। नितंबों के नीचे हवाई तकिया लगाया जाता है, नितंब के नीचे हवाई तकिया लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर से घाव से बचा जाए, ठीक है ना। मरीजों की भुजाओं के नीचे तकिया लगाकर सहारा दिया जाता है। अब मरीज अपने भुजा को क्या करता है, नीचे रखेगा बेड पर, तो उससे क्या कहता है, तकिया लगा के सहारा दिया जाता है। सेमी फाउलर स्थिति में मरीज का सिर या बिस्तर का सिर 30 से 45 डिग्री पर रखा जाता है। अब आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि फाउलर पोजीशन में बेड का और सिर का एंगल कितना होता है, सेमी फाउलर में कितना होता है। तो सेमी फाउलर में 30 से 45 पर रखा जाता है, जबकि फाउलर में 80 से 90 रखा जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, तो ये आप समझ लिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ लगाना पड़ता है। समझ गए ना कि लगभग यह मरीज की बैठी हुई अवस्था होती है। इसमें मरीज को ऊर्ध्वाधर स्थिति में बैठाया जाता है। मरीज का सिर या बिस्तर का सिर को 80 से 90 डिग्री पर रखा जाता है। इसमें मरीज को बैक रेस्ट प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, तथा आवश्यकता अनुसार तकिए जो है लगाया जाता है और बटक के नीचे हवाई तकिए भी लगाते हैं, एयर क्यूशन, ठीक है। मरीज को भुजाओं के मतलब हाथ के नीचे तकिया जो है लगाकर सहारा दिया जाता है। समझ गए। और यहीं पे बात कर लिया जाए, अगर किसी को सेमी फाउलर दिया जाए तो जो है उससे क्या किया जाता है कि उसका स्थिति जो है 30 से 45 डिग्री रखता है। सेमी मतलब आधा, ठीक है ना, फाउलर्स के आधा, ये चीज़ें होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यही आपका जो है फाउलर्स पोजीशन है। समझ लीजिए, फाउलर पोजीशन यही है। देख सकते हैं यहाँ पे बेड है, समझ रहे हैं, और यह बेड को आवश्यकता अनुसार अभी ऊपर है तो इस बेड को हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें ऐसा बेड आता है कि आप इसे नट बोल्ट को जो है कसते हैं तो यह सीधा भी हो जाता है 90 डिग्री पर। अगर हमें आवश्यकता होगा कि 80 डिग्री पर रखने का तो हम जो है 80 डिग्री पर रखेंगे ऐसे। अगर हमें ज़रूरी होगी कि 60 डिग्री पर रखने का तो 60 डिग्री पर रखेंगे। अगर मन होगा कि 30 डिग्री पर करें तो 30 डिग्री पर करेंगे। और मन होगा कि जो है हमें 30 से 45 के बीच रखना है तो ये जो है सेमी फाउलर होगा, और ये आधा में सेमी फाउलर और ये पूरा जो है फाउलर पोजीशन। और अगर थोड़ा सा और झुकाया जाए तो यह 80 हो जाएगा, जो कि फाउलर पोजीशन में ही आता है। तो मरीज की आवश्यकता के अनुसार हम बेड को 80 या 90 किसी भी एंगल पर सेट करते हैं और मरीज अपना वजन जो है शरीर का इस बेड पर लगाता है और आराम से बैठता है। देख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। समझ गए। चलिए, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, उपयोग समझना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, मरीज को हृदय संबंधी समस्याओं में आराम दिलाने हेतु, कोई मरीज अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम वाला है तो उससे यह पोजीशन दिया जाता है आराम के लिए। मरीज को श्वसन संबंधी समस्याओं से आराम दिलाने हेतु, अगर कोई रिस्पायरेटरी डिजीज है, श्वसन में प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, तो ये पोजीशन से व्यक्ति आराम से श्वास ले पाता है। मरीज की ब्रीदिंग प्रॉब्लम को दूर करना या कम करना, वही है श्वसन, सांस लेने में अगर कोई समस्या हो रहा है मरीज को तो उसे दूर करना या कम करना ये पोजीशन के द्वारा संभव है। ओके। मरीज का थकान व चिंता को कम करने हेतु, मरीज को आराम दिलाने हेतु, हृदय अस्थमा, कार्डियक अस्थमा के मरीजों को आराम दिलाने हेतु, शैल क्रिया के बाद तनाव कम करने हेतु ये सब जो है पोजीशन दिया जाता है। पेट से पानी निकालने या वाटर सील ड्रेनेज हेतु, इसका इस्तेमाल पेट से पानी निकालने के लिए भी और वाटर सील ड्रेनेज हेतु भी किया जाता है। पल्मोनरी एडिमा को कम करने हेतु, फेफड़ों के जो सूजन होता है उसमें जो है उसे कम करने हेतु भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। श्वसन वाले मरीजों को, हृदय से संबंधित समस्या वाले मरीजों को आराम दिलाने हेतु, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को दूर करने हेतु, थकान चिंता को कम करने हेतु, कार्डियक अस्थमा को मरीजों को आराम दिलाने हेतु, शैल क्रिया के बाद तनाव को कम करने के लिए, ठीक है ना, पेट से पानी निकालने के लिए या फिर वाटर सील ड्रेनेज हेतु। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, पल्मोनरी एडिमा को कम करने हेतु। तो ये सब में उपयोग फाउलर पोजीशन कहिए या सेमी फाउलर का यही उपयोग है। ओके। चलिए, अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, निषेध क्या है। तो अगर किसी का हिप मतलब कुल्हा जो होता है उस हिप में अगर कोई प्रकार का रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई सर्जरी वगैरह है, तो फिर जो है वह डायरेक्ट प्रेशर हिप पर ही देगा। चूँकि बैठने में तो डायरेक्ट कुल्हा हिप पर ही ना जोर लगता है, तो ये पोजीशन नहीं देंगे। समझ रहे हैं। पीठ की शैल क्रिया, अगर पीठ का ऑपरेशन हुआ है, बैक का ऑपरेशन हुआ है, तो यह पोजीशन फाउलर पोजीशन नहीं देंगे। समझ रहे हैं। मस्तिष्क या मेरुदंड के शैल क्रिया के बाद जो है इस स्थिति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए। अगर मस्तिष्क का या स्पाइनल का सर्जरी हुआ है तो यह पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ नहीं करेंगे आप लोग को पता हो गया। समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इसको इंग्लिश को बेहतर तरीके से लिख दीजिएगा, आपके लिए यह बेहतर हो जाएगा। ओके। चलिए, सब चीज़ बढ़िया से दे रखे हैं।
ओके। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट जो है हमारा पोजीशन है, बहुत शानदार पोजीशन है लिथोटोमी। फिर से वही है, इसका उपयोग निषेध सब में बताना है। लिथोटोमी होता क्या है चलिए देखते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पोजीशन है, बहुत बार आपको जो है पूरे नर्सिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस स्थिति में मरीज को सुपाइन स्थिति या पीठ के बल लिटाते हैं। देखिए इसमें होता यह है कि मरीज को सुपाइन पोजीशन, अब हम ऊपर अभी देखें ना कि सुपाइन मतलब सीधा चित लेटा देना यानी पीठ के बल लेटा देना। तो एक टेबल होता है, ठीक है, टेबल होता है, उस टेबल पर मरीज को सुपाइन स्थिति में या पीठ के बल लिटाते हैं इस पोजीशन में। ओके, आगे देखिए, मरीज को टेबल पर आगे की ओर खिसकने को कहते हैं जिससे कि उसके नितंब टेबल के किनारे तक आ जाए। अब आप लोग को समझना चाहिए कि मान गए एक ये हमारा बेड लगा है, ठीक है, ये समझिए टेबल लगा है, समझ रहे हैं ना, ये टेबल लगा है। अब इस पर कोई मरीज जो है लेट गया, चित लेट गया सुपाइन पोजीशन में, ठीक है ना, पीठ के बल। अब लेट गया तो हम पेशेंट को कहते हैं कि पूरा ऊपर जाइए। कब तक ऊपर खिसकने के लिए कहेंगे? जब तक इस किनारे पर उसका नितंब ना आ जाए, ठीक है ना। इस टेबल के किनारे तक अगर नितंब आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे, पैर उसका बाहर रहेगा, सिर्फ नितंब तक ही जो है इस पोजीशन तक रहेगा उसका बॉडी, समझ रहे हैं ना। चलिए, तकिया मरीज के सिर के नीचे लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे तकिया लगा दिया जाएगा सिर के नीचे, समझ गए। मरीज के टांगों को अलग करके या चौड़ा करके ऊंचा करके रकाबों यानी स्ट्रिप्स में डाल देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी में एक चीज़ लगा होता है। ये टेबल ऐसा होता है कि इसमें एक चीज़ लगा होता है, जैसे मानिए ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मरीज का तो यहाँ तक बटक है, इसके आगे पैर है पूरा, तो हम कहते हैं कि इस वाले पर जो है मरीज का पैर जो है इस पर रखवा देते हैं, ठीक है। मरीज लेटा ही रहता है लेकिन उसको जो है पैर इस पर रखवा देते हैं और दोनों पैर फैल जाता है। फैलने के बाद मरीज का क्या होता है, अब चेकअप शुरू होता है। मरीज की टांगों को अलग करके या चौड़ा करके ऊँचा करके रकाबों यानी स्टीरप्स में डाल देते हैं। मरीज की दोनों भुजाएं साइड में या छाती पर रख दी जाती है, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। आपके सामने में ये फिगर है, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिथोटोमी पोजीशन है। लिथोटोमी पोजीशन में आप लोग देख लीजिए कि ये बेड है ना। देखिए अब पूरा इसके सिरे तक जो है मरीज का पूरा हेड है, ठीक है। अब यह बेड ऐसा ही होता है कि इसके आगे वाले को गिरा दिया जाता है। बेड तो पूरा होता है, पूरा पैर अटने तक बेड होता है, समझ गए। लेकिन ये बेड ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ज़रूरी होने पर इसे आगे वाले को नीचा गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे वाले को गिरा दिया गया है। अब यहाँ तक रखा गया है जितना तक बटक जो है आता है, समझ गए। अब बटक के आगे पैर खाली रहता है तो पैर को वहाँ रखने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे जो हैंडल होता है, रकाब होता है, दोनों साइड से उठा दिया जाता है और पैर को इस पर जो है क्या किया जाता है, रखवा दिया जाता है। अब पैर को रखवा दिया गया है तो यह पैर इधर फैल जाता है, यह पैर इधर फैल जाता है और ऊंचा भी हो जाता है। जिससे होता यह है कि जो बीच वाला पोर्शन होगा, जो जीनेटियल ऑर्गेन होगा, उससे जो है क्या होता है कि आसानी से परीक्षण करने में, जाँच करने में मदद मिलता है या डिलीवरी करवाने में, समझ गए ना। और दोनों हाथ को साइड में या छाती पर रखवा देते हैं, समझ गए। तो यही हमारा लिथोटोमी पोजीशन होता है। फिगर देख के भी लिख सकते हैं आप लोग, ओके। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो स्त्री रोग के शास्त्रीय परीक्षण एवं उपचार हेतु, ठीक है। स्त्री रोग के शारीरिक परीक्षण और उपचार हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है, शास्त्रीय नहीं होगा, ओके। जनन मूत्र तंत्र की शैल चिकित्सा प्रक्रिया हेतु, अगर मान गए जीनेटियल ऑर्गेन का या यूरिनरी सिस्टम का अगर कोई सर्जरी होना हो तो यह लिथोटोमी पोजीशन भी किया जाता है, ओके। वेजिनल योनि के एग्जामिनेशन परीक्षण करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ब्लेडर को धोने हेतु, ये सब का इस्तेमाल जो है किया जाता है। खासकर स्त्री का अगर जीनेटियल और जननांग का परीक्षण करना हो, नॉर्मल डिलीवरी करना हो, ठीक है, ब्लेडर को धोना हो, ओके ना, स्त्री रोग के परीक्षण करना हो, उपचार करना हो, तो यह लिथोटोमी पोजीशन बेस्ट होता है, समझ गए। साथ ही इसका इस्तेमाल पुरुषों में भी किया जा सकता है इसी प्रकार से। तो यह पोजीशन का उपयोग जो है यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना।
चलिए अब इसका निषेध कंट्राइंडेक्शन क्या है, तो इम्बोलिज्म रक्त रोधन। इम्बोलिज्म मतलब होता है कि अगर ब्लड का क्लॉट हो गया है तो इस कंडीशन में ये चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है ना। संधि विकृति जॉइंट डिफॉर्मिटीज, अगर जॉइंट में कोई प्रकार के समस्या है तो ये चीज़ें नहीं करेंगे। इम्बोलिज्म अर्थराइटिस, अगर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो भी यह जो है चीज़ें नहीं करेंगे। तो खासकर अगर हड्डी का कोई प्रॉब्लम होगा तो ये नहीं करेंगे, और अगर इम्बोलिज्म होगा तो यह जो है नहीं पोजीशन अपनाया जाएगा, समझ गए। तो कंट्राइंडेक्शन में यही है, इम्बोलिज्म, जॉइंट डिफॉर्मिट और इम्बोलिज्म अर्थराइटिस, ये सब कंडीशन में जो है लिथोटोमी पोजीशन नहीं अपनाया जाएगा। ओके ना, तो समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपका हो गया ये 3 जो पोजीशन मैंने बताया, कौन कौन। पहला सुपाइन पोजीशन, पूरा लेटा हुआ अवस्था, ठीक है ना। दूसरा था फाउलर पोजीशन, जिसमें पेशेंट जो है बैठी हुई सीधी बैठी हुई अवस्था। एंड चौथा है पेशेंट का पैर जो है ऊपर ऐसे करके, और जो है पेशेंट का पैर जो है ऐसे करके कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रब्स पर पैर रखकर ऊंचा सीधा चौड़ा करके, और यही जो है हमारा लिथोटोमी पोजीशन होता है। तो तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से फिगर सहित बना दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।